किसकी? हाँ रेजिस्टेंस फाइंड करो पहले, ऊपर का चक्कर छोड़ो, उसकी चिंता मत करो। मैं पहले ये हिसाब किताब लगा P इक्वल्स टू आई आर तरीके से, मतलब रेजिस्टेंस फाइंड सही है। आया 44 आ गया। रेजिस्टेंस की वैल्यू 220 इक्वल टू में 5 इंटू में आर करने पर जब 5 का डिवाइड भेजेंगे तो आर की वैल्यू क्या निकली? 44 ओम। इस बात का मतलब क्या वो समझो। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना रेजिस्टेंस निकल के आएगा? 44 ओम। चलो इनको जोड़ के बताओ, इनको कैसे जोड़ोगे? 1 में 176 प्लस अगला दूसरा भी 1 में 176 प्लस 1 में 176 और कितनी बार? नहीं पता। यही तो सवाल है, तुम सवाल पढ़ के देखो, यही तो फाइंड करना। हाउ मेनी रजिस्टर, कितनी बार जोड़ने हैं। अच्छा इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 1 में 44, टोटल रजिस्टर निकल के आएगा 44 1/40। नहीं निकालते, एक बार मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं पता मैंने कितने टाइम जोड़ा, मैंने मान लिया x टाइम्स जोड़ दिया, x टाइम जोड़ा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं तुमसे बात पूछ सकता हूँ, जैसे मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई बताइए मैंने 1/6 1/6 1/6 अगर 3 बार जोड़ा है तो ऊपर क्या आ जाएगा? 3/6। अगर 4 बार जोड़ा तो 4/6। अगर 5 बार जोड़ा तो 5/6। मैंने 176 को x बार जोड़ा, x/176। जैसे अगर मैं 5 1/5 1/5 1/5 को 10 बार जोड़ता तो 10/5 आता। अगर मैं 1/5 को 1/5 1/6 पे आ जाते हैं, 1/6 1/6 1/6 3 बार जोड़ा तो कितना? 3/6। अगर मैंने तुमसे कहा होता कि 3 बार नहीं, ये तो 10 बार है, कौन से क्या निकलता? 10/6। तो वैसे करके 176 कितनी बार है? x बार मुझे नहीं पता इसीलिए मान लिया मैंने, और जिस दिन मैंने इसको माना मैं इसका प्लस क्या लिख दूंगा? x/176 और इक्वल टू में कितना चलेगा? 1/44। और 176 को तुम लोग उधर लेके आओ तो x इक्वल टू 176 बटे में 44 से काटेंगे तो आंसर कितना निकला? 4। इस 4 का क्या मतलब है? हमारे पास 176 के कितने रजिस्टर हैं? 4 रजिस्टर हैं, जिनको जोड़ने पे क्या निकल के आएगा? 44 ओम। जिनके होने पर करंट कितना जाएगा? 5 एम्पियर। और बैटरी कितने वोल्ट की होगी? 220 वोल्ट की। ठीक, क्वेश्चन को पहले रिदमिक वे में लो। हमने सबसे पहले क्या निकाला? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालने के बाद में हमने हिसाब लगाया कि 176 के कितने हैं, क्योंकि भाई तो पता लगाना हाउ मेनी यानी कि कितने रजिस्टर है। तो हमने उनको मान लिया कि x रजिस्टर है, और अगर x रजिस्टर को जोड़ेंगे तो x/176 इक्वल टू 1/44 और आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 4। मतलब 4 का क्या है? 176 के 4 पीस है अपने पास में, जिनको टोटल करने पर 44 आता है, और जिनसे करंट कितना बनेगा? 5 एम्पीयर का करंट बनेगा। तो जितना तुम्हें उचित लगे उतना लिखेंगे बस, है ना? बाकी बात खत्म। लिखने के साथ साथ सभी लोग क्वेश्चन नंबर बाद में पढ़ो लेंगे ध्यान से। सिंपल सवाल है। मैं तुम्हें पिछले सवालों में बात बताई थी कल कि पावर दिया, वोल्ट दिए, तो मेन चीज क्या होती है सर्किट में निकालना? रेजिस्टेंस। बल्ब कल 220 वोल्ट का बल्ब कितने वोल्ट? 100। 110 वोल्ट का 50 वोल्ट नहीं था, 25 वोल्ट आंसर है। हमने पहले क्या निकाला? उसका रेजिस्टेंस। सेम टू सेम कार्रवाई सारे सवाल में करेंगे, लेकिन पहले इसको ध्यान से लिखो, बाकी 12 भी पढ़ लेना। और ध्यान से लिखने का मतलब बिल्कुल टीपना नहीं है। इन शॉर्ट जो तुम्हें ध्यान रहे, हिंट की फॉर्म में, शॉर्टकट में, या मैं अपने आप कर दूंगा, हल्का फुल्का देख लेता हूँ बस इस तरह से। बाद में पढ़ना ध्यान से एक बार।
क्वेश्चन नंबर 12 में ना मैं तुम्हें दोबारा से बात बताता हूँ। 10 और 12 बिल्कुल सेम है, लेकिन कुछ फर्क है। सबसे पहली काम की चीज, हमारे पास जो बल्ब है वो क्या वॉट का है और कितने वोल्ट दिए उसको। तो ये वॉट किस चीज का सिंबल है, तुम्हें क्या गिवन दिया, पावर। अगर बल्ब में तुम्हें पावर दी है और वोल्ट दिए हैं, तुम क्या निकाल सकते हो उसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालने के लिए पावर के अपने पास 3 फॉर्मूले हैं। हमारे पास पावर के 3 फॉर्मूले कौन से हैं। एक फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, एक है वी स्क्वायर अपॉन में आर और एक है वी आई। तुम्हें अगर वोल्ट दिया है, पावर दी है, तो रेजिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा इस्तेमाल करेंगे, यानी पावर इक्वल टू में वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो सभी के लिए सबसे पहला काम ये कि एक काम करो, पावर की जगह पे 10 रखो, वोल्ट की जगह पे 220 और रेजिस्टेंस निकालो पहले, और मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस काट पीट करके रख देना वहां पे। एक बार रखे पहले, इसे सॉल्व करो, इतना करो बस। पावर की वैल्यू पुट करना सीखो, वैल्यू पुट करना सीखो, ट्रांसपोज करना सीखो, है ना। इसलिए सवाल करने से नहीं सीखोगे तुम, मेरे थोड़ा बहुत ट्रायल मारेंगे। 4840 मल्टीप्लाई करना नहीं, पर ठीक है, कोई बताई नहीं। सुनो सब लोग यहाँ देख के बताओ, बी की जगह पे क्या रखना है, 10 इक्वल टू बी की जगह पे 220 मल्टीप्लाई में 220 और अपॉन में क्या चल रहा है, आर। आर वहां 10 नीचे, यानी कि निकल के आ जाएगा आर इक्वल टू में 220 मल्टीप्लाई में 220 अपॉन में 10। एक जीरो से एक जीरो तो मारेगा कम से कम। आर इक्वल टू में 22 मल्टीप्लाई में 220 ओम। ये आ गया रेजिस्टेंस, किसका निकल के आया, बल्ब का रेजिस्टेंस है। अब आगे सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। तो ये वाला सवाल क्या था, हाउ मेनी रेजिस्टर, आंसर क्या निकल के आया था, 4। यहाँ पूछा हाउ मेनी बल्ब, मतलब सवाल पुराने वाले की तरह ही है, हाउ मेनी फाइंड करना है, कितने लोग हैं यही फाइंड करने हैं। अच्छा, पहले एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना था, 176। इस बार ये बल्ब का कितना है, 22 मल्टीप्लाई 220। अब पॉइंट ये है कि मैं तुम्हें ये बताता हूं कि अब कनेक्टेड इन पैरेलल है, वायर अगल बगल से गई है दोनों, 220 वोल्ट है और करंट 5 एम्पीयर है। उस बात को समझना ध्यान से। तुम्हारे पास में 220 वोल्ट है, इसमें से करंट कितना निकला, 5 एम्पीयर, और तुम्हारे पास में बल्ब है। अब कितने बल्ब है ये नहीं पता, लेकिन सारे किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। अब कितने हैं उसका अंदाजा अपन लोगों को नहीं है, ठीक है। अब मैंने इसलिए डॉट लगा दी, मुझे नहीं पता कितने बल्ब है। अब तुम बताओ कैसे करोगे, बताओ। टिट्टो बनाना सवाल है। सबसे पहले चीज सभी को इसमें से क्या निकालना चाहिए कि इन बल्ब का, तो पहले यहाँ से V इक्वल्स टू IR का इस्तेमाल करके रेजिस्टेंस फाइंड करें सभी को। पहले यहाँ पे निकालो सभी लोग रेजिस्टेंस के वैल्यू, निकाल 44 भाई, है सेम टू सेम ही है। 44 ओम 220, मतलब किसका इस्तेमाल किया बताता हूँ, V इक्वल्स टू IR का इस्तेमाल किया हम लोगों ने। उसके बाद में 220 इक्वल टू में 5 इंटू में R, और 5 से काटेंगे 220 तो 44 ओम। अब ध्यान से बात सुने, कितने बल्ब है तुम्हारे पास नहीं पता। एक बल्ब का रेजिस्टेंस है 22 मल्टीप्लाई में 220, अगले का भी 22 मल्टीप्लाई में 220, उससे अगले का भी 22 मल्टीप्लाई में 220, और ऐसे ना जाने कितने बल्ब है भाई, तो फाइंड करना। रेजिस्टेंस निकालते कैसे टोटल, पुराने सवाल को याद करके। मैं क्यों तुम्हें 10 के बाद सीधे 12 कनेक्ट करवाता हूँ, उसके पीछे लॉजिक है। अच्छा, पहले वाले का निकालो, कैसे निकलेगा, 1/2 में 22 इंटू में 220 प्लस अगले का 1/2 में 22 इंटू में 220, और कितनी बार x टाइम्स, मुझे नहीं पता कितने बल्ब में, और लेकिन टोटल क्या निकल के आएगा 1/2 में 44। अब खुद बताओ, जैसे 176 को x बार जोड़ेंगे तो x अपॉन 176, और 22/220 को x बार जोड़ेंगे तो x अपॉन में 22 इंटू में 220। और मैं तुमसे तब से मना क्यों कर रहा हूं कि तुम इसका मल्टीप्लाई मत करो। तुम पता है कि ये
यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, और जिस दिन ये मल्टीप्लाई में जाएगा उस दिन 22 मल्टीप्लाई में 220 अपॉन में 44, 22 से 44 दो बार, और 2 से 220 110। पिछले वाला आंसर क्या निकल के आया था? 4, मतलब तुम्हारे पास 4 रजिस्टर है। अब आंसर क्या निकला है? 110। तो पास में 110 बल्ब है। मतलब सवाल सेम है दोनों के दोनों, इसीलिए दोनों एक के बाद एक दिखाए। अब इसे तुम हल्का फुल्का लिखो तो लिखो, वरना नीड देंगे। पर इसमें एक मेन चीज थी वो पिछले में नहीं थी। इसमें उसने पहले क्या दी? पावर, और फिर क्या निकलवाया? रेजिस्टेंस। लेकिन जबकि पहले वाले में उसने रेजिस्टेंस पहले से दिया है, उसे कनेक्ट करोगे चीज लगभग सेम है। क्वेश्चन नंबर 30 काफी आसान होगा, ध्यान से पढ़ लें, आराम से पढ़। मैं इस सवाल को पहले बता दूं, 3 सवाल हैं और तीनों आसान है। अपने पास में 2 हॉट प्लेट ओवन है, दोनों का रेजिस्टेंस कितना है? 24। दोनों का मिला के 24 नहीं है, 24। दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, दोनों को सेपरेट भी यूज किया, तो 220 वोल्ट पे कितना करंट देंगे? मैं इसका मतलब बताता हूँ तुम्हें। इसका मतलब है कि पहला सवाल है कि अगर हमने बस एक 24 ओम वाले इस्तेमाल किया और 220 का वोल्ट दिया तो करंट निकालना है। दूसरा सवाल, अगर हम दोनों को सीरीज में लगा दें 24 ओम और ये वाला वापस से 24 ओम, और अब कनेक्ट करेंगे तो वापस से करंट निकालना है। और उसके बाद हमें, अगर हमने इन दोनों को किसमें लगा दिया? पैरेलल में 24 ओम और 24 ओम, तो कितना करंट निकलेगा ये निकालना है। तो सवाल समझ गए? 3 ऑप्शन कौन से हैं? सेपरेट, सीरीज, पैरेलल। निकालना आंसर। V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। वैसे यहाँ पे टोटल कितना बैठेगा? 24 और यहाँ पे 24 बाद है, तो 12/24 करके आराम से आ जाएगा। बट कोई बात नहीं, करंट निकाले सभी लोग 3 जगहों पे। पहला V इक्वल्स टू आई आर, यहाँ पे करंट निकालो, दूसरी बार में यहाँ पे करंट निकाले, और तीसरी बार में यहाँ पे करंट निकालो। चलो भाई, और डिवाइड नहीं करना है, कट शॉर्ट करना है बस पॉइंटों में, मतलब फ्रैक्शंस में कट शॉर्ट होगा। फ्रैक्शन में आएंगे सारे आंसर, ना फ्रैक्शन में बस। पचपन अपॉन 6, 55 अपॉन 55 नहीं आएगा, डायरेक्ट कट रहा है। नहीं कट तो 48 डायरेक्ट भी नहीं आएगा। हाँ 55 अपॉन 6 सही बता रहा है वो। याद आ गया। 220 वोल्ट करंट का पता नहीं, रेजिस्टेंस है 24, नीचे लेंगे 220 बटे में 24 और इक्वल्स टू 5, काटने पर 55 अपॉन में 6 एम्पियर ये वाला करंट निकलेगा। अगली बार में 24 की जगह पे नीचे क्या आएगा? V इक्वल्स टू आई आर करने पे 220 अपॉन में 48 और इक्वल टू में आई आर। और जब अब इसको काटा जाएगा तो 110, पहले तो 55 से लगा लेते, 55 अपॉन में
बाद है करंट आ गया, ठीक है। और आगे निकालो 55 में 3 दोबारा से b इक्वल्स टू आई आर का इस्तेमाल करेंगे तीसरे केस में। ये केस नंबर 1 है, ये वाला केस नंबर 2 है और ये वाला केस नंबर 3 है। बताओ 24 रजिस्टर कितना बैठा टोटल? बाद है तीसरे वाले केस में 1/24 1/2/24 बनेगा ना। तो v इक्वल्स टू आई आर 220 इक्वल टू में करंट पता नहीं रेजिस्टेंस से बाधा को लेंगे डिवाइड में, तो आएगा 220 अपॉन में बाधा इक्वल टू में आई, और काटने पे कितना आ जाएगा 55 अपॉन में 3 एम्पियर इक्वल्स टू आई निकल के आया। खेल खत्म काटापीटी करने पे, है ना। कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, सिंपल सवाल था क्वेश्चन नंबर 40। ठीक इसी तरह से आगे सुनो। सभी को ना सर्किट बनाने हैं। ये 14वां क्वेश्चन है, इसमें पावर वगैरह निकालनी बात की बात है। पहले ये देखो 6 वोल्ट की बैटरी है और सीरीज में कितना कनेक्ट है 1 ओम और 2 ओम। तो सर्किट बनाओ 6 वोल्ट की बैटरी सीरीज में 1 ओम और 2 ओम। हाँ बनाओ पहले ध्यान से, अपने आप से बनाओ। 6 वोल्ट की बैटरी है और एक बनाओ 1 ओम का और एक बनाओ 2 ओम का। पहले सर्किट ड्रॉ करें, ड्रॉ करने से आधी से ज्यादा दुविधाएं खत्म हो जाती हैं। पहले ड्रॉ करो, करंट निकाल दो। हाँ सीरीज में लिखा है ना, पढ़ तो सही आराम से। 6 वोल्ट की बैटरी है, सीरीज में बनाना है 1 ओम और 2 ओम। 6 वोल्ट की बैटरी सीरीज में, ये वाला 1 ओम का और अगला वाला 2 ओम का। पहले करंट फाइंड कर लो अगर निकाल सको तो। करंट आ गया, अगला भी बना लो, सर्किट बनाओ। पहले बनाओ उसके बाद ही करवाऊंगा मैं। हाँ वो है 4 वोल्ट की बैटरी है, पैरेलल में कनेक्ट करने हैं 12 और 2। ये को सर्किट बनाओ। 4 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी और पैरेलल में कनेक्ट करने हैं 12 ओम और 2 ओम। 12 और 2 इस तरह से। हाँ 12 2 पैरेलल में पैरेलल 12 2। मुझे इसका आंसर बताओगे पहले। करंट 2 एम्पियर निकाला कैसे? पहली बात तो ये 3 बना, 3 के बाद में बैटरी है 6 वोल्ट की, और जब v इक्वल्स टू आई आर करेंगे तो काटापीटी करने पर ये वाला करंट निकल के आ जाएगा 2 एम्पियर। हालांकि सवाल करंट नहीं है, सवाल तो पावर निकालने का है, बाद में निकाल लेंगे। तो मुझे इसके बारे में बता दो। ये 12 2 को जोड़े, सभी लोग उल्टा करके जो जोड़ेगा मैं जोड़ो पहले फ्रैक्शन में आएगा 12.7 वह निकालते हैं। पहली बात अगर इसका टोटल करेंगे तो 1/12 प्लस के 1/2 यानी कि 12 एलसीएम। 12 से 12 कटेगा 1 ऊपर और 2 से 12 कटेगा तो 6 ऊपर, यानी कि 6 यानी कि 7/12। पर आंसर 7/12 नहीं है, उसको पलट के देंगे। तो पलट के देने पर अपने पास में ये रहा रजिस्टर, यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी और यहाँ पे है 12/7 ओम। 12/7 ओम। अब यहाँ पे भी करंट निकालते हैं। अब करंट यहाँ पे निकाला जाए तो V इक्वल्स टू में आई आर के अकॉर्डिंग बैटरी की वोल्टेज 4, करंट का पता नहीं, रेजिस्टेंस है 12/7। 7 को ऊपर ले लिया तो 4 × 7 और 12 को ले लिया नीचे तो इक्वल टू में आई। 4 से 12 कटेगा 3, तो आंसर कितना निकला 7/3 एम्पियर। लेकिन ये सब निकालने थे नहीं, मतलब अपन लोगों ने निकाल लिए तो बात अलग है, पर नीड नहीं थी। सवाल तो पावर का था, ठीक है। तो पावर सॉल्व करते हैं। देखो ये बताओ, ये सीरीज है, सीरीज में एक मिनट पावर की पहले सारी फॉर्मूले लिखो। पावर का फॉर्मूला होता है एक तो I² R, दूसरा होता है V²/R और एक होता है VI। मैं तुमसे बात पूछता हूँ, ये बताओ सीरीज में क्या चीज सेम होती है, पैरेलल में क्या सेम होता है? तो मैं एक सवाल का जवाब मांगना चाहूंगा तुमसे। सवाल सुनो ध्यान से, इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो तुम सीरीज में लगाओगे? तुम्हें तो वोल्ट भी आता है, I²R। करंट वाला लगाएंगे सीरीज में, इसमें ओनली करंट है। और इसमें से कौन सा है जो तुम पैरेलल में लगाओगे? V²/R। VI नहीं, देखो सीरीज में करंट सेम है, पैरेलल में वोल्ट सेम है। तो
सीरीज में लगाएंगे आई स्क्वायर आर वाला और पैरेलल में लगाएंगे वी स्क्वायर अपॉन में आर वाला। ये तो दोनों का मिक्सअप है ना, वोल्ट और करंट दोनों नहीं लगा सकते, तो इस वाले में आई स्क्वायर आर का इस्तेमाल करो। तो पावर निकालनी है दो वाले पे कितनी होगी, तो पावर निकालने के लिए इस्तेमाल करें। चलो आई स्क्वायर आर का यूज करने में जैसे ही बैठेंगे वैसे ही तो मुझे बताओ आई कितना है, करंट कितना है। इस वाले सर्किट में करंट कितना निकला, करंट निकला 2 एम्पियर। तो करंट का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करें 4, और इनटू रेजिस्टेंस तो निकालना चाहते हो 2 पर। मुझे कैसे पता 2 पर, सवाल ने बोला कि पावर निकालनी यूज्ड बाय 2, तो यहाँ पे 2 रखता। 4 इंटू 2 8, पावर की यूनिट वॉट, 8 वॉट निकल के आ गई इसकी। हमने बस 2 वाले पे निकाली है, बस 2 की वैल्यू रखी। अब इस वाले को ध्यान से देखें, मैं इसे मिटा देता हूँ सबकी नीचे। यहाँ पे पावर का फॉर्मूला रखो, पावर यानी कि वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो बताओ बैटरी के वोल्ट कितने, 4 का स्क्वायर 16, 4 का 24, मतलब दुगना भी 8 होता है उसका, डबल करेंगे तो 24 का मतलब क्या हिसाब किताब है। मतलब 4 का स्क्वायर ऐसे तो नहीं करता, 4 का स्क्वायर 2 आगे ले लेता हूं मैं 24। ठीक है भाई ध्यान से बात सुनो, v यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया 16 अपॉन में रेजिस्टेंस। तुम नहीं किस पे निकालना चाहते हो, तुम्हें पावर निकालनी है, पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर। 2 वाले पे कितनी यूज हुई है, बस 2 वाले पे निकालनी है। तो रेजिस्टर कितना लेंगे यहाँ पर, 2 से 16 काटेंगे, वहां से क्या निकला 8 वोल्ट। ये तुमसे पूछना चाहता है कि दोनों पावर को कंपेयर करो। पहले वाले सर्किट में 2 ओम पे कितनी पावर है 8 वोल्ट, दूसरे में 2 ओम पे कितनी पावर है, उनका क्या कंपैरिजन है, बोथ आर इक्वल सेम, जो भी लगा सकते हो, दोनों का रेशियो सेम कह लो, बोथ इक्वल कह लो, सेम कह लो। लेकिन काम की बात है कि सीरीज में कौन सा इस्तेमाल करोगे तुम लोग, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। पैरेलल में क्या इस्तेमाल करोगे, वी स्क्वायर अपॉन मार, क्योंकि पैरेलल में वोल्ट सेम होता है। अब ये बातें बताने की है, मैंने तुम्हारे सामने कुछ चैलेंज नहीं है कि सवाल करके दिखाओ। हाँ बस देखो सीखो सुनो समझो ध्यान रखो। खैर आगे चलते हैं। सेम टू सेम, एक मिनट में सवाल पढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ अपनी आंखों से दिखाता हूँ। 2 लैंप है, क्या वोल्ट का है, ये कितने वोल्ट है, क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना दोबारा से। ये कितने वोल्ट का है, ये कितने वोल्ट है, वापस क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालने के लिए पावर का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, एक मिनट, वोल्ट दिए तो कौन सा इस्तेमाल करोगे, वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये वाला इस्तेमाल करके। तो पहले एक काम करो, इस वाले का रेजिस्टेंस निकालो, टाइम लगेगा, काटाबिलिटी नहीं करनी है, बस ट्रांसपोज करके रखना है, मतलब बिल्कुल डिवाइड देना प्रॉपर्ली। और अब इस वाले का रेजिस्टेंस निकालो, पहले ही दोनों रेजिस्टेंस निकाले सभी लोग, फॉर्मूले का इस्तेमाल 2 बार करके। थोड़े अजीब-गरीब आंसर दिखेंगे पर सॉल्व करो, वैल्यू पुट करो, बस ध्यान से निकालो। पावर की जगह पे 100, वोल्ट की जगह पे 220, आर आ जाएगा पहले वाली लैंप का फिर दूसरे वाले लैंप का, दोनों के आर निकालें ध्यान से। मल्टीप्लाई नहीं करने का, काट पीट कर लो बस। पहले का 22 इंटू 22, 220 इंटू 11/3। हाँ ठीक है, रही है करता था। पहले वाला निकाल देता हूँ।
ठीक है भाई, ये सारे ठीक है। मैंने 22/6 काटा नहीं है जानबूझ के। अब सवाल आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक सवाल पूरा पढ़ा भी नहीं है, मैंने स्टेप बाय क्वेश्चंस को हाफ हाफ पढ़ते जाए, हाफ हाफ सॉल्व करते जाए, पूरा इकट्ठा नहीं काटे। ध्यान से बात सुनो। अब ये जो भी दो लैंप है, लैंप दोनों के दोनों आर कनेक्टेड इन किस में जोड़ दिए गए? पैरेलल में। तो अपने पास में एक लैंप ऊपर ये जोड़ दिया गया पैरेलल में, और एक और लैंप नीचे, इसको भी जोड़ दिया गया पैरेलल में, ठीक है। सवाल ये है कि अगर इनको 220 वोल्ट की सप्लाई दे दी जाए तो अब इनमें कितना करंट, इनमें वॉट करंट। सवाल पढ़ा करोगे ना कि फाइंड क्या करना है? करंट फाइंड करना है। अब करंट फाइंड करना है तो आंसर किस में आएगा? एम्पियर में। अक्सर सवाल पता है कितना बुरा होता है लोगों के साथ में, उनसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि फाइंड फोर्स, बहुत 3-4 लाइन लिखने के बाद सवाल आता है फाइंड फोर्स, उसका आंसर लेके आते हैं 30 सेकंड। भले ही आंसर 2 हो उसका, पर कम से कम उसके पीछे सेकंड तो मत लगाओ। तुम आंसर, किसी सवाल का आंसर है 2 न्यूटन, तुम उसका आंसर देके आए हो 1000, पर न्यूटन तो लिख के आओ कम से कम। ये तो समझाओ कि हमने जो आंसर निकाला उस आंसर को निकालने की समझ हमारे अंदर है ना। ऐसा नहीं कि करंट निकालना ही है, हमें पता ही करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो अपन लोग सवाल को पढ़ के इतना तो पता लगा सकते हैं करंट फाइंड करना है तो आंसर एम्पियर में आएगा। हम लोग आंसर निकाल के रखे 20 जूल, तो बेवकूफी है वो। करंट निकालना है तो ऊपर ही पहले चेक कर लो कैसे निकल के आएगा। अब काम किससे देखो, हमारे पास में ये वाला बल्ब है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है? पहले वाले का 22 इंटू में 22, और दूसरा जो लैंप है, दूसरा लैंप, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 220 इंटू में 22 अपॉन में 6। अगर दो लोग पैरेलल में कनेक्ट हैं तो उनका टोटल कैसे निकालोगे? पलट पलट के, जैसे 22 इंटू 22 का उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन में 22 इंटू में 22, बीच में क्या लगाएंगे? प्लस। और जब 22 इंटू 22 अपॉन 6 का करेंगे तो उल्टा 6 अपॉन में 220 इंटू में 22, ऐसे करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें चाहूं तो एक बात सिखा सकता हूं, या मैं सीधे से तुमसे मूड मरवाऊं, बात सिखा देता हूं ना, वो ज्यादा अच्छी है। ये 220 इंटू में 22 है और यहाँ पे 22 है, एक जीरो कम है नीचे, बढ़ा लो। मतलब अपना मौका देख के ही काम कर लिया करो। मौका मिला, एक जीरो बढ़ा तो एक ऊपर ही बढ़ा दिया, एक नीचे बढ़ाया तो ऊपर बढ़ा, तो मन है तो बाप को जीरो जीरो काट दो, बात सेम रहेगी अब भी। लेकिन अब तुम्हें एक चीज दिख जाएगी इसमें, 1 अपॉन में RT, इन दोनों के एलसीएम देखो, शायद सेम है। अगर एलसीएम सेम है 10 और 6, 16 बटे में 220 इंटू में 22 किया, और टोटल ये नहीं है, टोटल इसको पलट के आएगा और इसका टोटल निकल के आएगा 16 अपॉन में 22, 20 अपॉन 16, इसका टोटल निकला। ये क्या निकाला? दोनों रजिस्टर, दोनों लैंपों का टोटल निकल के आ गया। अब तुम्हें बेसिकली क्या फाइंड करना था इसमें? करंट। तो अब कौन से का इस्तेमाल होगा? V इक्वल्स टू में IR, पता कितने वोल्ट है? 220। हमें क्या निकालना है? करंट। और रेजिस्टेंस कितना है? 220 इंटू में 22 अपॉन में 16, 220 से 16 ऊपर और 22 नीचे, तो 16 अपॉन में 22 इक्वल टू में रह गया I। 16 ऊपर भेज दिया, 22 नीचे, काट दो इसको भी, 2 से 16, 8 बार और 22 11 एम्पियर इक्वल टू I निकल के आ गया 8 अपॉन 11 एम्पियर। मेन चीज हम लोग अभी तक जितने भी सवाल कर रहे हैं उसमें बहुत कॉमन है, जब भी अपन लोगों को लैंप दिया जा रहा है, उसकी पावर दी जा रही है, सबसे पहले क्या निकालते हैं? उसका रेजिस्टेंस। दोबारा में क्या निकला? उसका रेजिस्टेंस। और फिर हमने दोनों किस में कनेक्ट किया? पैरेलल। उसके बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू, उसके बाद में करंट। क्वेश्चन की लेंथ काफी ठीक है, ये लंबाई काफी उचित है, बस हल्का फुल्का अगर तुम्हें ध्यान ले जाए तो कोई बात नहीं, बढ़िया, कोई सब बड़ा नहीं होते सवाल।
इसे लिखो कैसे? सोले पड़े। Which use more energy? एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी ही वर्क है, वर्क की हीट है, कुछ समय तक के लिए सेट किया गया तुम्हारे सामने। सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं अपन लोग। वर्क का फॉर्मूला या फिर कह लो एनर्जी का पहला फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी, उसके बाद में वी स्क्वायर टी अपॉन में आर, उसके बाद में वी आई टी, एक और है पी इनटू टी, पावर इनटू टाइम। अभी बात बताओ, ये टीवी की पावर कितनी है? 250 वॉट, और कितने घंटे चलती है? 1 घंटे। टोस्टर की पावर कितनी है? 1200 वॉट, और कितने घंटे चलता है? 10 मिनट। तो दोनों केस में पावर निकालनी है, दोनों केस में फर्क है। ये वाला टाइम किसमें दिया है? आवर में। ये वाला टाइम किसमें दिया है? या तो तुम दोनों को मिनट में लाओ, या तुम दोनों को आवर में लाओ, कौन सा आसान है तुम खुद बताओ। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? तो फिर मैं यहाँ पे आवर की जगह पे क्या रख सकता हूँ? सीधे सीधे 60 मिनट। और अब मैं पावर निकालता हूँ। पावर निकालेंगे पहली बार में, वर्क निकालते हैं। देखो पावर इनटू में टाइम, तो बताओ टीवी की पावर कितनी है? 250 वॉट, 250 वॉट, और टाइम कितना दिया है? 60 मिनट। तब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 इंटू में 60 करो, 0 0 2 0 आ गए, और 25 इंटू में 6 करेंगे तो 150, यानी कि 150 वॉट पर मिनट। ये एनर्जी कौन इस्तेमाल कर रही है? टीवी। अब वापस से दोबारा एनर्जी निकालते हैं, वापस से एनर्जी निकालेंगे तो पावर इनटू में टाइम। जरा बताना टोस्टर की पावर कितनी है? 1200 वॉट, और टोस्टर कितनी मिनट चला? 10 मिनट। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12,000 वॉट पर मिनट। तो सवाल ये कि इनमें से कौन सा ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है? दोनों में से कौन सा ज्यादा इस्तेमाल करेगा? मतलब सिंपल दो वैल्यूज को पुट करके मल्टीप्लाई किया। तुम्हारे पुराने सवालों को कंपेयर तो कोई लेवल ही नहीं है इस सवाल का, इसलिए बड़ी चीजें नहीं है। 17 पढ़ ले आराम से, सर्किट बना दो पहले। बनाना मतलब बैटरी के वोल्ट नहीं पता, हीटर का रेजिस्टेंस 44 से करंट 5 एम्पीयर है, 2 घंटे तक गया। और ये पढ़ लेना कि फाइंड क्या करना है, अपने आप को ये सिखाओ लोग फाइंडिंग कैसे पता लगाते हैं। कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट की डेफिनेशन देखो। रेट ऑफ हीट का मतलब क्या होता है? अरे रेट ऑफ डूइंग वर्क किसे कहते हैं? क्या कह रहे हो? रेट ऑफ हीट। रेट ऑफ हीट का मतलब जैसे रेट वर्ड का इस्तेमाल होगा तो वो क्या चीज है? पावर है। और ओनली मतलब रेट नहीं है तो नॉर्मली वर्क ही कहलाता है। तो बात है कि हमें सिर्फ पावर निकालनी है। पावर का कोई फॉर्मूला बोलो, पावर का फॉर्मूला बोले, वर्क अपॉन टाइम। और बोलो आई स्क्वायर और वी आई और वी स्क्वायर अपॉन में आर। तुम्हें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया कितना, करंट कितना दिया है? तो रेजिस्टेंस और करंट वाला कोई फॉर्मूला हो तो बताओ। जब रेजिस्टेंस भी आता हो करंट भी आता हो, पावर इक्वल्स टू में कौन सा? आई स्क्वायर आर। अब ध्यान से बताओ कि करंट कितना दिया है? 5 एम्पीयर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो, और रेजिस्टेंस कितना दिया है? 144 भी रखा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 25 चौके 100, 10 110, और यूनिट क्या लगेगी पावर की? वॉट। खत्म। अब तुम मुझसे अगर ये बोलो साहब इसमें 2 घंटे क्यों दिया, तो मैं कंफ्यूज करने को, कोई रोल थोड़ी है उसका। मैं निकालनी क्या चीज है इसमें? पावर निकालनी है, बस बात खत्म होगी। तो मैं उसका इस्तेमाल ही नहीं करता। उस चीज को समझो कि हमारा काम पावर निकालने से हुआ, 2 घंटे कोई इसमें नीड ही नहीं। जानबूझ के दिया कि कोई बालक होशियारी दिखाए अपनी और इसमें 2 का मल्टीप्लाई ही कर जाए चुपचाप, नीड नहीं है। हमने बस चीजों को देखा, जो डिमांड थी उसको पुट किया, बस आंसर अपने अपने निकल के आता है। बस इतना ही करना होता है हमेशा। खैर आगे सुनो, ये सारे आंसर तुम्हें सुन समझ के ध्यान से जवाब देने तो वो समझे। बताओ पहला, टंगस्टन जानते हैं?
बल्ब के अंदर वो छोटा सा तार लगा होता है। अब तो शायद वो बल्ब इस्तेमाल नहीं होते होंगे, बहुत कम रह गए होंगे, बहुत ज्यादा कम रह गए हैं। मैं इन बल्बों की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। ये फिलामेंट वाले बल्ब इस तरह से, ये वाले बल्ब। बात ये कि ये वाला जो मटेरियल है इसको अपन लोग कहते हैं टंगस्टन। ये टंगस्टन से क्यों बने होते हैं? कोई भी चीज गर्म पड़ने पे तुमने कहीं ना कहीं ऑब्वियसली देखा ही होगा, ईडी ब्लेड गर्म पड़ने में कैसी पड़ जाती है? लाल। और लाल चीज जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल में हीटर है, हीटर गर्म पड़ेगा लाल बन जाएगा, उसमें निकलती है रोशनी। तो टंगस्टन का भी सेम प्रिंसिपल है, लेकिन गर्म पड़ने के साथ साथ उसके सामने एक समस्या होती है कि वो पिघल ना जाए। जैसे लोहा ज्यादा गर्म पड़ गया तो पिघल जाएगा। तो हमें एक ऐसा मटेरियल लेना है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो, करंट पास ना होने दे, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा उसमें करंट बहुत मुश्किल से जाएगा और हीट ज्यादा बनेगी। जैसे कि मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, ये आता है हीट इक्वल टू आई स्क्वायर। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा हीट भी उतनी ज्यादा होगी। क्या बात ये समझो, अगर हम बल्ब बनाते हैं तो जो हमने फिलामेंट लिया है उसकी खासियत ये है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से वो करंट के आके कैसे पड़ जाता है? लाल, रोशनी देने के लिए। और दूसरी बात, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई है, मतलब ज्यादा गर्म पड़ने पर वो पिघलेगा नहीं। अगर तुमने कोई ऐसा धातु ले लिया गर्म पड़ने पिघल जाएगा तो बल्ब में काम नहीं कर सकता। तो टंगस्टन बल्ब में इस्तेमाल क्यों करते हैं? उसके रीजन मेनली ये कि इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, एक तो हाई रेजिस्टेंस, और उससे मेन रीजन ये कि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब बहुत ज्यादा हीट होने के बावजूद भी ये पुकेगा नहीं। मेन रीजन है रेजिस्टेंस हाई होना, जिससे कि वो लाल पड़ के रोशनी देगा, और दूसरा मेन रीजन है मेल्टिंग पॉइंट हाई होना, जिससे कि वो पिघलेगा नहीं जल्दी से। तो ऐसे रीजनों को लिखते चलना, ये वाली बात है बल्ब में। अब बी पढ़ेंगे, पहले बल्ब का लिख लो बड़े ढंग से। अगला सवाल ये है कि वाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस, मतलब जितनी भी गर्म करने वाली मशीनें हैं बिजली से, पानी की रॉड हुई, हीटर हुआ, प्रेस हुई, जो भी है, सच एज ब्रेड टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय देन ए प्योर मेटल। जितने भी हीटिंग वाली मशीनें हैं वो प्योर धातु से बनाने की बजाय अलॉय से बनती हैं। अलॉय जानते हैं किसे कहते हैं? जैसे कि मैं तुम्हें बता, अलॉय यानी स्टील है तो मिक्स करके बनाई, तांबा, पीतल, ये सब अलॉय मतलब कि दो धातु को मिला के बनाई जाती हैं। जैसे कॉपर को पिघला के, लोहे को पिघला के मिक्स कर देते हैं तो अलग बन जाता है, उस तरह से। सोल्डर, सोल्डिंग वाली वो आती है, तुमने देखी हो, पतली पतली से वायर लिपटी आती है, उसको पिघला के जोड़ते हैं जॉइंटों को, सोल्डर आता है। तो बात ये है कि ये सारी चीजें प्योर मेटल से बनाने की बजाय मिक्स करके क्यों बनाई जाती हैं? उसका रीजन है प्योर मेटल का जो मेनली एक ही रीजन जो अभी लिखा, प्योर मेटल में जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, उसमें करंट अच्छे से पास होगा। तो प्योर मेटल का रेजिस्टेंस है वो लो है, जो प्योर मेटल है उसका रेजिस्टेंस लो है, उसमें करंट इजीली पास हो जाएगा। लेकिन तुम बनाना चाहते हो हीटिंग डिवाइस, तो अगर हीटिंग डिवाइस बनाना चाहते हो तो रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? हाई। इसीलिए अपन लोग अलॉय का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अलॉय का रेजिस्टेंस जो है, अलॉय का रेजिस्टेंस कैसा है? अलॉय का रेजिस्टेंस होता है हाई, और हाई रेजिस्टेंस के साथ साथ अलॉय का रेजिस्टेंस हाई होगा, और हाई होने पर हीट भी कैसी प्रोड्यूस होगी? अच्छी हीट प्रोड्यूस होती है। और स्पेशली जो अलॉय है उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कैसे होते हैं? हाई होते हैं। अलॉय में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट ज्यादा है, इसीलिए वो अपन लोग बिजली वाले, गर्मी वाले डिवाइसों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्योर मेटल में करंट अच्छे से फ्लो कर जाएगा, वो हीट ज्यादा नहीं हो पाएंगे एज कंपेयर टू अलॉय के। तो लगभग दोनों सवालों के सेम रीजन है कि हीटिंग डिवाइस करने के लिए तुम्हें रेजिस्टेंस कैसा चाहिए? ज्यादा चाहिए। उसके लिए तुम मेटल नहीं ले सकते, तुम्हें क्या लेना चाहिए? अलॉय। हीट करने के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, उसके लिए अलॉय लो, ना कि प्योर मेटल। क्वेश्चन नंबर सी काफी आसान है। घरों में सर्किट है, उसमें सीरीज में अरेंजमेंट क्यों नहीं किया जाता जबकि पैरेलल में किया जाता है? सीरीज में क्या चीज सेम होती है? सीरीज में करंट सेम,
तुम ये बात याद क्यों नहीं करते हो? सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में वोल्ट सेम। तो घरों के जितने भी वायर, जितने भी कनेक्शन किए जाते हैं वो सब पैरेलल में किए जाते हैं, जिससे कि हमारी सारी मशीनों को, सारे इक्विपमेंट को प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्या मिले, वोल्ट मिले, और प्रॉपर वोल्ट पर ही वो ऑपरेट कर पाएंगे, तब अच्छे से फंक्शन करेंगे। ठीक है, सीरीज में करंट सेम होता है, मतलब मैं बताता हूँ क्या दिक्कत होगी वो सुनो। अगर तुमने सीरीज में लगा दिए, सीरीज में मान लो बल्ब लगा दिए लाइन से, सीरीज में दिक्कत ये है कि जो बल्ब सबसे पहले पड़ेगा वो सबसे ज्यादा ग्रो करेगा, उससे अगला थोड़ा कम हो जाएगा, उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो वाला और कम हो जाएगा, ये वाला शायद जले या ना जले, सीरीज में होने वाली दिक्कत। लेकिन अगर इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो सारे के सारे बल्ब सेम इंटेंसिटी अमाउंट से ग्रो करेंगे। तो वो देखो दिवाली पे आने वाली झालर घड़ियां, उनमें कितने सारे तार लिपटे हुए होते हैं और सब सेम अमाउंट से ग्रो करेंगे, वो सारे के सारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं इस वजह से। तो सेम फंडा ये है कि सीरीज में करंट सेम है पर वोल्ट की सप्लाई मशीनों को प्रॉपर नहीं मिलती है। तुमने अक्सर देखा है जब वोल्ट कम हो जाते हैं तो चीजें अच्छे से काम नहीं करती हैं। भाई वोल्टेज कम ज्यादा होते हैं, कम वोल्ट होने पर पंखा धीरे चलेगा, बल्ब कम चलेगी, डिम चलेगी, इन्वर्टर लोड नहीं उठाता, चलता नहीं, लाइट कट जाती है अपने आप ही। तो वोल्ट प्रॉपर पहुंचने चाहिए, और वोल्ट प्रॉपर किसमें पहुंचेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज में नहीं पहुंचती। इसीलिए घर के सारे कनेक्शन सीरीज में नहीं किए जाते, पैरेलल में किए जाते हैं। इसको लिखने की नीड नहीं है, ठीक है, ये वाला लिखने की नीड है। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद एरिया क्रॉस सेक्शन, डायरेक्टली या इनवर्सली। देखो हमारे पास में अगर किसी वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया जाए, मतलब कि मैंने अगर किसी वायर को मोटा कर लिया, उसका एरिया बढ़ा दिया, तो ये बताओ कि उसका एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगा और करंट अच्छे से फ्लो करेगा। तो बस यही पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्रॉस सेक्शन एरिया से कैसे कनेक्ट है, इनवर्सली, ये इनवर्सली कनेक्टेड है, इनवर्सली, ठीक है। उसके बाद में अगली चीज पढ़ो, वाई आर, बिजली पास करने के लिए कॉपर के तार और एल्यूमिनियम के तार इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं। पहली बात, बिजली का सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन है, सिल्वर। सिल्वर से अच्छी बिजली किसी भी डिवाइस में, किसी भी तार में नहीं जाती है। इसे क्या हुआ, ही परेशान है क्या, नींद आ रही है, फिर बुखार से ग्रसित है, अच्छा, सबसे बढ़िया करंट किसमें जाता है, सिल्वर में। हम लोग बिजली पास करने के लिए कॉपर के तार और एल्यूमिनियम के तारों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये सवाल है। सिल्वर का क्यों यूज कर लेते, नहीं मतलब ऐसा भी हम, ठीक है, हाँ बात ठीक है, पर ये रीजन इसमें लगाने लायक थोड़ी है। मतलब किताबों में अपनी असलियत नहीं लिख सकते, है ना। हम किताब में आंसर आने पर कि किताब में आंसर निकल गया कि कॉपर के एल्यूमिनियम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, तो आंसर जो लिखेंगे हम चोरी कर सकते हैं इसलिए हमें कुछ साइंटिफिक रीजन लिखना। बात ये है कॉपर का एल्यूमिनियम के वायर ही क्यों यूज किए जाते हैं, जब सप्लाई करेंगे तब बता। एक्सपेंसिव भी चला सकते हैं, मतलब ठीक है, मतलब इतना बुरे, सिल्वर बेस्ट है इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब बेकार है। मेन चीज ये है कि कॉपर एल्यूमिनियम के वायर का रेजिस्टेंस लो होता है, उसमें भी करंट अच्छा फ्लो कर पाता है, इजीली अवेलेबल है, अच्छे से एक्सटेंड हो जाते हैं, कंपेयर टू उनके थोड़े से सही पड़ते हैं, एक्सपेंसिव अमाउंट में भी, मतलब इकोनॉमिकली भी बेनिफिट है। सबसे मेन वर्ड है वो, इकोनॉमिकली बेनिफिट होता है, रेजिस्टेंस लो होता है, करंट अच्छे से पास कर जाएगा। तो कुल मिलाकर ओवरऑल बढ़िया है। सिल्वर ओवरऑल बढ़िया नहीं है। ओवरऑल का मतलब कि तुम बस करंट ही करंट सप्लाई के मामले में देखोगे तो बात ठीक है, लेकिन अगर तुम ओवरऑल देखोगे तो कहीं ना कहीं उसके ज्यादा नुकसान बैठेंगे एज कम्पेयर टू कॉपर के और एल्यूमिनियम के, वो ज्यादा बेनिफिट देता है ना। हम बस एक फैक्टर देख के चीजों को पास नहीं कर सकते कि एक मामले में बढ़िया इसी को ले लो, चाहे भले देश का भट्टा बैठ जाए, वो वाला सिस्टम नहीं है, है ना। ओवरऑल अगर बात करी जाएगी तो कॉपर और एल्यूमिनियम ऐसे करके, सबसे पहली चीज तो ये कि कॉपर एल्यूमिनियम साइंटिफिकली यूज करने वाली बात है, लो रेजिस्टेंस, इनका रेजिस्टेंस लो होता है। दूसरी बात में गुड सप्लाई ऑफ करंट, गुड सप्लाई ऑफ करंट या फिर बोलो इलेक्ट्रिसिटी ओवर ए लार्ज डिस्टेंस, ओवर ए लार्ज डिस्टेंस, बड़ी बड़ी दूरियों पर भी इसकी सप्लाई काफी अच्छी हो जाती है, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देता हूँ नीचे, जो कि साइंटिफिक मतलब फिजिक्स के हिसाब से रीजन नहीं है, पर कहना कि रीजन है
ठीक है, वो रीजन है इकोनॉमिकली बेनिफिट, इकोनॉमिकली गुड, ये इकोनॉमिकली भी काफी अच्छा है हमारे लिए, उस चीज को समझे। वरना इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अगर लगा भी दिए तार महंगे तो बिजली का बिल बढ़ेगा, वो देना महंगे, तो जाना हमारी जेब से, ये कुल मिला के कैसे भी कर लो, इसीलिए ठीक है, ऐसे ठीक है। इस तो पता ही होगा दुनिया की सारी चीजों पे जो हम लोग इंडिया में यूज करते हैं, खरीदते हैं, सब पे टैक्स है, ए टू जेड सब चीजों पे टैक्स है, ए टू जेड सब पे, जो भी ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। पता नहीं कौन सा देश है, नेपाल, भूटान, जन कहाँ पे पेट्रोल हमसे इम्पोर्ट होती है और वहां सस्ती है 67 रुपए की, 67 रुपए लीटर, हमारे यहाँ 95-96 के आसपास है। हमसे हमारे टैक्स है ना, स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल यानी कि जो मेन जहाँ के पीएम होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट में भी हमारे में कौन है वो वाला टैक्स, तो इतना सारा टैक्स लग के वो 100 रुपए तक पहुंच जाती है, क्योंकि वहां पे टैक्स नहीं है इतना। अब बात ये भी है कि देखो, हम सामान खरीदें तो टैक्स दें, बेचें तो टैक्स दें, और कमाएं तो कमाई ज्यादा होगी तो भी टैक्स दें। क्यों नहीं, क्यों, मतलब एक बात ये है कि मैं खरीद रहा हूँ तो भी टैक्स दे रहा हूँ, बेच रहा हूँ तो भी टैक्स दे रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ तो भी टैक्स दूं, मतलब टैक्स इज ओके, पर किसी महापुरुष ने कहा था कि इज नॉट टोटली ओके। जैसे घर चलाने के लिए तो ठीक है, पर कोई नहीं, हमें क्या करना है इन चीजों से। अच्छा, अब एक सेकंड है, मैं इसको सेव कर दूं।